कहानी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक मशहूर राइटर मैरी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ छुट्टियां मनाने के लिए एक आइलैंड पे आई थी, जो घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। पर 3 दिन से लगातार मौसम के खराब रहने की वजह से इन्हें अपने घर में ही कैद रहना पड़ रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। इस काली रात में उन्हें डर भी लग रहा था और वो बोर भी हो रहे थे। इसलिए ये लोग एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाकर टाइम पास करने का फैसला करते हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि कोई ना नजर आने वाली चीज इनके रूम का दरवाजा बंद कर रही थी, जिससे ये लोग नोटिस नहीं कर पाते। एक लड़का एक किताब से पढ़कर स्टोरी सुनाना शुरू करता है। ये लोग स्टोरी में इतने गुम हो जाते हैं कि अचानक होने वाली दरवाजे पर नॉक इन्हें बुरी तरह डरा देती है। ये सब लोग मिलकर चेक करने का डिसाइड करते हैं और दरवाजा खोलने पर वहाँ डॉक्टर हु के साथ उसकी टीम थी। डॉक्टर हु एक टाइम ट्रेवलर थी जो फ्यूचर से पास्ट में आकर वहाँ होने वाली गलत चीजों को ठीक करती थी, ताकि गलत चीजों का असर फ्यूचर पे न हो, जिस काम के लिए वो अपनी टाइम मशीन का इस्तेमाल करती थी। यहाँ डॉक्टर हु एक खाली कागज दिखाकर अपने आप को एक कंपनी की एम्प्लॉय बताती है और कहती है कि हम यहाँ से गुजर रहे थे, पर करीब ही हमारी गाड़ी खराब हो गई। मौसम भी इतना खराब है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। ये लोग डॉक्टर हु और उसकी टीम को घर आने की इजाजत दे देते हैं। डॉक्टर हु अपनी टीम को उनका ये घर दिखा रही है। वो अपनी टीम से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही स्पेशल टाइम में लेकर आई हूँ। ये वो टाइम और वो घर है जहाँ से राइटर मैरी को अपने मशहूर नॉवल लिखने का आइडिया मिला था। वो अपनी टीम को वार्न भी करती है कि गलती से भी कोई यहाँ पर मैरी के लिखे हुए नॉवल का नाम न ले, क्योंकि अभी तक वो नॉवल लिखा नहीं गया और मैरी उस नॉवल के बारे में खुद भी नहीं जानती। जब ये लोग मैरी के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि अब मैरी और मैरी के साथ ही एक दूसरे को कहानियाँ सुनाना बंद कर चुके हैं और डांस करने का सोच रहे हैं। लेकिन अगर इस वक्त में इन लोगों ने डांस किया और एक दूसरे को कहानियां न सुनाई तो मैरी को अपने नॉवल का आइडिया ना आता। मैरी के दोस्त डॉक्टर हु की टीम को भी डांस करने को कह रहे थे, पर डॉक्टर हु और उसकी टीम इन सबको कहते हैं कि नहीं, हम लोग एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं। पर कोई उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था और ऐसे ये सब डांस करने लग जाते हैं। इस टाइम पर दोबारा डॉक्टर मैरी से कहती है कि हमें एक खौफनाक भूतिया कहानी लिखनी चाहिए, पर दोबारा सब उसका ये आइडिया रिजेक्ट कर देते हैं। दिखाया जाता है मैरी के छोटे भाई को, जिसे मेड यहाँ सुलाने आई थी। वो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलती है तो एक वॉच उड़ता हुआ दीवार से टकराकर टूट चुका है, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ कोई भूत हो, और इसीलिए मेड भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर हु अपनी टीम को कहती है कि इस रात में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस रात में मैरी के दोस्तों ने एक दूसरे को भूतिया कहानियां सुनाने का चैलेंज दिया था। लेकिन यहाँ तो कहानी लिखने या सुनने का कोई माहौल नहीं है और ना ही मैरी का एक साथी पर्सी यहाँ पर है। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि अचानक एक सिनरी वॉल से उतरकर गिर जाती है और उस सिनरी को फाड़कर एक इंसानी ढांचे का हाथ बाहर निकलकर चलना शुरू कर देता है। यहाँ डॉक्टर हु का एक साथी जो वॉशरूम ढूंढ रहा था, वो 3 मर्तबा लॉबी से गुजर चुका था। वो जब पहली मर्तबा लॉबी से गुजरता है तो अचानक उसके पीछे बिजली के चमकने पर हमें एक लड़की दिखाई देती है और कुछ ही पल गुजरने पर वो गायब भी हो चुकी थी। ये आदमी दूसरी और फिर तीसरी मर्तबा लॉबी से गुजरता है। ऐसा वो जानबूझकर नहीं कर रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार लॉबी में कैसे आ रहा है। वो अब लॉबी से एक कमरे का दरवाजा खोलता है और दरवाजा बंद करने पर हम इस कमरे में एक बच्ची का साया देखते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर हु की एक साथी मैरी की दोस्त से बातें कर रही थी तो अचानक उनको भी आसमानी बिजली की चमक में खिड़की के पास कोई खड़ा नजर आता है, जिसका साया चंद सेकंड बाद ही गायब हो चुका था और ये देखकर वो लड़की भी डर जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर हु मैरी के एक दूसरे साथी से पर्सी के बारे में पूछती है, जिसका यहाँ होना बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये लड़का डॉक्टर हु की बात काटते हुए उनसे पूछता है कि अभी मेरा एक आदमी बाहर तुम्हारी खराब हुई गाड़ी देखने के लिए गया था, लेकिन उसे तो बाहर कुछ नहीं मिला। सच सच बताओ कि तुम यहाँ किस मकसद से आई हो और कहाँ से आई हो। डॉक्टर हु जवाब देती है, मैं तो यहाँ ऐसे ही आ गई थी, लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत ही नेगेटिव या इवल फोर्स है। ये लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बाकी सब लोग जिस रूम के अंदर है, उस रूम का दरवाजा खुलने पर अचानक वही इंसानी स्केलेटन का हाथ इनके कमरे के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर ये सब लोग डर जाते हैं और वो हाथ अचानक उड़कर उनके एक साथी पर हमला भी कर देता है। इस लड़की की जान बचाने के लिए एक बंदा उस हाथ को उसके गले से उतारता है और दूसरा आदमी पास रखी उस ट्रे से उस हाथ को ही तोड़ देता है। शोर सुनकर
डॉक्टर हु भी यहाँ आ जाती है और वो इस हाथ को चेक करके बताती है कि ये 15 सेंचुरी के किसी आदमी का हाथ है जो इस घर में मौजूद किसी इवल एनर्जी की वजह से चल पा रहा था। ये बात सुनकर वो लड़का जो पहले भी डॉक्टर हु से बातें कर रहा था वो बताता है कि मेरे पास 15 सेंचुरी के एक सोल्जर का असली स्केलेटन रखा है। ये लोग जब उसे चेक करते हैं तो पता चलता है कि उस स्केलेटन के दोनों हाथ यहाँ मौजूद नहीं थे। मतलब ये था कि डॉक्टर हु ने उस हाथ के बारे में सब कुछ बिल्कुल सही बताया था और ये महसूस करने पर वो लड़का समझ जाता है कि डॉक्टर हु कोई आम इंसान नहीं है और यकीनन किसी अजीब जगह से यहाँ आई है। फिर डॉक्टर हु की दूसरी साथी इस लड़के से पूछती है कि जब से आप लोग यहाँ पर हैं, क्या यहाँ पर कुछ और अजीब हुआ? और मैरी उन्हें बताती है कि पिछले 3 दिन से लगातार मौसम बहुत बुरी तरह खराब है और इस खराब मौसम में उनके साथी पर्सी को अजीबोगरीब चीजों के वियन आते रहते हैं, जैसे वो यही करीब लेक के ऊपर किसी को तैरता हुआ दिखता है। डॉक्टर पूछती है कि अब पर्सी कहाँ होगा, जिस पर मैरी बताती है कि वो लेक के करीब एक कैबिन के अंदर अपना नॉवल लिखने के लिए जाता है। जरूर वो अब भी वही होगा। मैरी के साथ ही पर्सी को लेने के लिए निकल जाते हैं, पर अजीब उनके साथ ये हो रहा था कि बार बार सीढ़ियाँ उतरने के बावजूद भी वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और दूसरी तरफ डॉक्टर हु जो इस घर में किसी इवल एनर्जी के होने की वजह से अच्छी तरह सोच नहीं पा रही थी, वो भी जब घर से बाहर जाने का फैसला करती है तो वो अपने रूम के दरवाजे से बाहर जाकर बार बार उसी रूम में आ रही थी। यानी ये घर एक भूल भुलैया जैसा बन गया था। और डॉक्टर हु का एक और साथी जो दूसरे कमरे में बैठा हुआ था, अचानक उसे इस घर के अंदर वही औरत और बच्ची नजर आती है जिनकी झलक हम मूवी में पहले भी देख चुके हैं। इस आदमी को ये दोनों यहाँ की मेड लगती है, इसलिए वो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ मैरी का छोटा भाई भी जोर जोर से रोने लगा था और मेड जब उसके पास जाती है तो खिड़की के बाहर उसे एक अजीब ब्लू लाइट नजर आती है। खैर दूसरी तरफ जब इन सब लोगों को ये महसूस होता है कि ये अजीब भूल भुलैया में फंस गए हैं, तो ये एक दूसरे को आवाज देकर अपने फंसने के बारे में बताते हैं। डॉक्टर हु के जिस साथी को पहले जो 2 लड़कियां नजर आई थी, वो दोबारा उन 2 लड़कियों की झलक देखता है। और सबसे अजीब तो ये कि उनकी आंखों के सामने एक लड़का दीवार के अंदर से ही गुजर कर दूसरी तरफ चला जाता है। वो जब ये सारी बातें डॉक्टर को बताते हुए ये कहता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भूत है, तो डॉक्टर अपने साथी से कहती है भूत नहीं हुआ करते। अभी डॉक्टर ने ये बोला ही था कि अचानक वो लड़का जो उनके साथी के कमरे से निकला था वो दीवार पार करते हुए उनके सामने आ जाता है। ये देख डॉक्टर भी चौंक जाती है और फिर उस दीवार के अंदर अपना हाथ डालकर देखती है तो उन्हें मालूम होता है कि ये सब तो एक इल्यूजन है। वो सबसे कहती हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी फोर्स जरूर है जो हमारे माइंड को कंट्रोल करते हुए हमें ये सब दिखा रही है। इसको ठीक करने के लिए सब अपनी आंखें बंद कर लें और अपने जहन में से यहाँ पर चलने वाला सब कुछ निकाल दें। ऐसे आप इस इल्यूजन से बाहर आ जाएंगे। सभी लोग ऐसा करना शुरू करते हैं। मैरी आंखें बंद करके अंधे लोगों की तरह चीजों को महसूस करते हुए सबसे पहले अपने छोटे भाई के रूम के अंदर जाती है, लेकिन वहाँ जाने पर वो देखती है कि कॉट में उसके छोटे भाई की जगह एक इंसानी ढांचा पड़ा था। ये देखकर वो जोर से चीख मारती है। चीख सुनकर सब उसके पास आ जाते हैं। डॉक्टर का मानना था कि यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, कोई सिक्योरिटी सिस्टम इन सभी चीजों को कंट्रोल करते हुए ये सब कर रहा है। यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे छुपाने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि अचानक उनको खिड़की से बाहर कोई खड़ा दिखाई देता है जिसके जिस्म से रोशनी निकल रही थी। जहाँ सब इसे देखकर हैरान हो रहे थे, वहीं डॉक्टर हु सबको बताती है कि ये कोई टाइम ट्रैवलर है जो इनकी बातों के दौरान ही इनके घर के अंदर भी आ जाता है। ये साइबॉर्ग था जिसको अंदर रूम में आने से रोकने के लिए डॉक्टर दरवाजा बंद कर देती है और सबको बताती है कि इंसानी जिस्म में रोबोट के पार्ट्स लगा देने से एक साइबॉर्ग बनाया जाता है। ये इमोशनलेस होने के साथ किसी के भी दिमाग को अपने कंट्रोल में करने की ताकत रखते हैं। मगर मुझे लगता है कि ये साइबॉर्ग कुछ अधूरा है, कुछ तो चेंज है इसमें। डॉक्टर हु को पता था कि कैसे साइबॉर्ग की तबाही को बचाना है। उन्हें साइबॉर्ग के हाथ वो चीज नहीं लगने देनी थी जो उसे असल चाहिए था। डॉक्टर बताती है कि साइबॉर्ग की जरूरत की चीज को छुपाने के लिए ही शायद ये सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ लगाया गया होगा। इतने में ही साइबॉर्ग उनके कमरे के अंदर आ जाता है और एक आदमी को गले से पकड़कर उससे पूछता है कि क्या तुम गार्डियन हो। उस आदमी के ना बोलने पर साइबॉर्ग उसे उठाकर जमीन पर फेंकता है। यहाँ अब सभी लोगों को छोटे बच्चे की रोने की आवाजें आती हैं। ये मैरी का भाई था जिसकी आवाज साइबॉर्ग भी सुन चुका था। आवाज को फॉलो करते हुए वो उस बच्चे के पास पहुंच जाता है और उसे उठाकर कहता है कि अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। इस सब के बाद साइबॉर्ग अपनी जरूरत की चीज ढूंढने के लिए एक दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पर डॉक्टर हु पहले से ही मौजूद थी।
वो साइबोर्ग से पूछती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूं। उसे देखकर साइबोर्ग कहता है कि मैं तुम्हें इस जमाने में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब ये बहुत पुराना जमाना है, तुम इस जमाने के नहीं हो। जिस पर डॉक्टर हु कहती है कि तुम भी तो सबसे अलग हो, बताओ तुम्हें अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया। ये सुनते ही वो साइबोर्ग गुस्से में आ जाता है और डॉक्टर को मारने ही वाला था, तो डॉक्टर उसे रोक कर कहती है, मुझे बताओ तो सही, हम दोनों मिलकर उस चीज को ढूंढ लेंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। ये साइबोर्ग अब डॉक्टर हु को बताता है कि मैं साइबेरियन को लेने के लिए आया हूँ, जिसने यहाँ किसी इंसान की बॉडी पर कब्जा किया हुआ है, वो मेरा गार्डियन है। ये सब बताते हुए उसने आसमानी बिजली के जरिए अपने आप को चार्ज भी कर लिया था। जबकि दूसरी तरफ हम डॉक्टर हु और बाकी लोगों को देखते हैं कि वो एक ऐसे कमरे में आए हैं जहाँ की दीवारों पे भी कुछ न कुछ लिखा हुआ है। मैरी कहती है कि ये सारा काम पर्सी का होगा, जिसे अभी तक हमने मूवी में नहीं देखा, और वो इन्हीं का एक साथी है। ये लोग पर्सी को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर्सी इन सब लोगों को बता रहा था कि वो साइबोर्ग मेरे ही पीछे आया है, असल में मैं ही उसका गार्डियन हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर हु भी साइबोर्ग को ये कहकर वहाँ से भाग आई थी कि मैं तुम्हारे गार्डियन को ढूंढती हूँ। वो भी अब बेसमेंट में पर्सी के पास पहुँचती है। उसके पीछे पीछे साइबोर्ग भी यही बेसमेंट में आ जाता है और पर्सी एक लम्हे में ही उसे वापस ऊपर भेज देता है। इसका मतलब है कि पर्सी साइबोर्ग को कंट्रोल कर पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए डॉक्टर हु उसके सर के ऊपर हाथ रखती है और उसका दिमाग पढ़ते हुए देखती है कि एक दिन जब पर्सी लेक के किनारे बैठा हुआ था तो उसे लेक में एक चमकती हुई चीज नजर आई। पर्सी ने जैसे ही ये सिल्वर लावा जैसी चीज अपने हाथ में उठाई तो वो चीज पर्सी के अंदर चली गई। उस चीज ने पर्सी को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया और पर्सी जैसे इनविजिबल यानी गायब हो गया। वो जब अपने घर वापस आया तो कोई उसे नहीं देख पा रहा था। उसने जब वाज को उठाकर दीवार पे मारा तो कोई भी उसे नहीं देख पाया, जहाँ मेड को लगा कि ये काम किसी जिन ने किया है। बिजली के चमकने पर अचानक कोई साया जब लोगों को नजर आता था तो वो भी पर्सी ही था। पर्सी बताता है कि जब से वो सिल्वर लावा मेरे अंदर है तब से मेरे ख्यालों में कुछ नंबर्स आ रहे थे जिन्हें मैंने दीवारों पे लिखना शुरू कर दिया, और साथ ही ये घर बार बार शेप शिफ्ट भी कर रहा था, यानी ये घर खुद से अपने आप को बदल रहा था, जिससे तंग आकर मैं यहाँ छुप गया। आखिर ये चमकता हुआ सिल्वर लावा ये साइबेरियन था क्या? डॉक्टर बताती है कि साइबेरियन एक हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर साइबोर्ग और एआई का सारा नॉलेज है, जो कि साइबोर्ग की बनाई हुई है। असल में साइबोर्ग मैन आगे चलकर फ्यूचर में इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। पर्सी अपने अंदर के मौजूद साइबेरियन की मदद से इन्हें बताता है कि फ्यूचर में ये साइबोर्ग इस दुनिया पे कब्जा करके पूरी दुनिया को तबाह भी कर देंगे। अब क्योंकि साइबेरियन पर्सी से उसके दिमाग में बातें भी करने लगा था, तो ये डॉक्टर समझ जाती है कि अगर थोड़ी सी भी देर और ये साइबेरियन पर्सी के अंदर रहा तो वो पर्सी को मार देगा। वो सभी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। डॉक्टर बताती है कि किसी ने उसे साइबोर्ग मैन से चुरा कर हिस्ट्री में भेजा है ताकि फ्यूचर को बदला जा सके। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर साइबोर्ग मैन भी आ जाता है, जिससे रोकने की ताकत अब इन लोगों में नहीं थी। डॉक्टर हु के साथ ही उन्हें बताते हैं कि अगर ये साइबोर्ग मैन इनके पास आ गया और उसने पर्सी के अंदर मौजूद साइबेरियन को ले लिया तो फ्यूचर में बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। जिस पर डॉक्टर हु बताती है कि फिलहाल हमारा इन लोगों को बचाना जरूरी है। अगर पर्सी और ये लोग मर गए तो फ्यूचर बिल्कुल बदल कर रह जाएगा, क्योंकि ये सभी इस वक्त के इन्वेंटर्स हैं। अगर इन्होंने अपनी इन्वेंशंस ना की, अपनी किताबें ना लिखी तो फ्यूचर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। साइबोर्ग अब पर्सी से कहता है कि जो भी तुम्हारे अंदर है उसे तुम बाहर निकाल दो। इससे पहले कि वो पर्सी को कुछ नुकसान पहुंचाता, मैरी उसके सामने आकर उसे बातों में लगाने की कोशिश करने लग जाती है और गुस्से में आकर साइबोर्ग उसे दूर फेंकता है। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डॉक्टर हु अब पर्सी को मारना शुरू कर देती है। ऐसा करते ही उसके अंदर मौजूद साइबेरियन उसकी बॉडी से बाहर निकल आया था और अब ये साइबेरियन साइबोर्ग के हाथ न लग जाए, डॉक्टर हु जल्दी से उस साइबेरियन को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है। ये देखकर साइबोर्ग मैन डॉक्टर हु को धमकी देता है कि अगर तुमने साइबेरियन मेरे हवाले ना किया तो मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। ना चाहते हुए भी डॉक्टर हु साइबेरियन उसके हवाले कर देती है और ऐसा करते ही इस आइलैंड पे खराब मौसम दोबारा से ठीक होने लगता है। डॉक्टर हु के साथ ही पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर बताती हैं कि मैंने ये सब जानबूझ के किया है। मैंने पर्सी की मौत दिखाकर साइबेरियन को धोखे से उसके दिमाग से बाहर निकाला और साइबोर्ग मैन को मैंने वो इसलिए दे दिया ताकि वो यहाँ कोई तबाही ना करे और उससे फ्यूचर भी चेंज ना हो। जबकि अब हम फ्यूचर में जाएंगे और साइबोर्ग को उनकी आर्मी बनाकर इस दुनिया को तबाह करने से रोकेंगे। और यहाँ डॉक्टर का साथी डॉक्टर से पूछता है कि चलो मान लिया कि यहाँ जितना भी कुछ अजीब हुआ वो साइबेरियन का क्रिएट किया गया था, लेकिन
वो 2 औरतें जो मैं बार बार देख रहा था वो कौन थी। और सारी बातों को सोचते हुए डॉक्टर को ये मानना पड़ जाता है कि इस दुनिया में भूत भी होते हैं। अब वो फ्यूचर में जाकर फ्यूचर को ठीक करना चाहती थी और यही सब दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।